विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं जी मीडिया की खास पेशकश दास्तान-ए-जुर्म। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चार्ल्स सोबराज की कहानी, जिसको एक समय दुनिया के 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन चार्ल्स सोबराज आराम से पार्टी कर रहा था, जैसे उसे किसी का डर ही ना हो, और कह रहा हो कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपनी फरारी के 1 माह तक चार्ल्स सोबराज का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा। पुलिस परेशान हाल चार्ल्स सोबराज को पूरे देश में तलाश रही थी, लेकिन चार्ल्स सोबराज था कि लगातार पार्टियों में व्यस्त था। 1 महीने बाद 6 अप्रैल 1986 का दिन गोवा की राजधानी पणजी के हाईवे पर एक रेस्तरां ओक कैरो नाम का वो रेस्तरां, जो अपने चिकन के लिए खासा मशहूर था। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे को सूचना मिली कि यहाँ चार्ल्स सोबराज हो सकता है। एक पुलिस टीम तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई। मधुकर जेंडे की खासियत ये थी कि वो चार्ल्स सोबराज को पहले भी एक बार गिरफ्तार कर चुका था और वो उसको अच्छे से पहचानता था। मधुकर जेंडे की टीम ओक कैरो रेस्तरां के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक शानदार पद्मनी कार से एक दुबला पतला हल्की दाढ़ी वाला एक शख्स, जो एक टोपी लगाए हुए था, रेस्तरां की ओर बढ़ गया। मधुकर जेंडे को शक हुआ कि यही हो ना हो चार्ल्स सोबराज भी है। इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे की बात माने तो उस समय चार्ल्स सोबराज अपनी पसंदीदा टेबल पर बैठा हुआ था। उसके पहले ही वो एक लंबी दूरी की कॉल करके आया था, क्योंकि उस दौरान IIT कॉल उस रेस्तरां में ही की जा सकती थी। इसके लेकर तमाम विदेशी लोग वहां खासकर आते थे। मधुकर जेंडे ने सोबराज को कुछ समय तक ध्यान से देखा, और जब उसे यकीन हो गया कि ये टोपी लगाए हल्की दाढ़ी वाला व्यक्ति चार्ल्स सोबराज ही है, तो उसने अपनी टीम के साथ उसको घेर लिया और धर दबोचा। खास बात ये थी कि गिरफ्तारी के समय चार्ल्स सोबराज ने कोई विरोध नहीं किया। उसने ये जरूर कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। जी हाँ, 6 अप्रैल 1944 के दिन चार्ल्स सोबराज का जन्म हुआ था। चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी उस समय देश के लिए एक बड़ी खबर थी। अपनी फरारी के 1 महीने बाद गोवा की राजधानी पणजी में चार्ल्स सोबराज पकड़ा गया। अगले दिन देश भर के अखबार में बड़ी खबर थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आनंद फानंद में उसे तत्काल कोर्ट में पेश कर जेल। चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी पुलिस के लिए राहत की बात थी, लेकिन तब सवाल ये भी उठ रहा था कि इस खतरनाक और शातिर चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी इतनी आसानी से हो कैसे गई। इसके बारे में एक इनसाइड स्टोरी ये भी है कि गिरफ्तारी के पीछे खुद चार्ल्स सोबराज का दिमाग था। जी हाँ, चौंके मत, क्योंकि चार्ल्स सोबराज ने तब गिरफ्तारी दी जब उसने खुद चाहा। और इस गिरफ्तारी के पीछे की खास बात ये है कि इस गिरफ्तारी के बाद उस पर दोबारा मुकदमा चलाया गया, और उसके बाद दिल्ली के तिहाड़ से उसकी रिहाई 1997 में हुई। 1997 में अपनी रिहाई के बाद जब चार्ल्स सोबराज फ्रांस पहुंचा, उसके 6 साल तक उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी दुनिया के सामने नहीं आई। लेकिन उसका खुद का ही कहना था कि उसने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई और वो उसी के लिए काम कर रहा। 6 साल बाद 2003 1 सितंबर का दिन चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी नेपाल के काठमांडू में फिर से की गई। सोबराज नेपाल क्यों पहुंचा था, इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प बताई जाती। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे नेपाल की एजेंसियों ने पूछताछ की, तो उसने पुलिस को बताया कि दरअसल वो चाइनीज ट्राइडर्स और तालिबान की मिलीभगत का स्टिंग ऑपरेशन करने आया था, और इसके लिए उसे खुद CIA ने कहा था। हालांकि उसके दावे पर संदेह व्यक्त किया। इसके अलावा उसके बारे में यह भी जानकारी सामने आई कि वो अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए हैंडीक्राफ्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से नेपाल आया था, लेकिन उसको शायद तब ये नहीं पता था कि यहाँ उसको धर दबोचा जाएगा। नेपाल में उसकी गिरफ्तारी बहुत ही नाटकीय तरीके से हुई।
नेपाल के थामेल होटल में वो आकर रुका था। आपको बता दें कि चार्ल्स सोबराज को कैसीनो में जुआ खेलने का बहुत ही शौक है। वो लगातार जुआ खेलने में व्यस्त रहता है। उसको पार्टियां करना बहुत पसंद है। वो नेपाल के कैसीनो में रोज शाम को जुआ खेलता। अचानक से एक डिप्लोमेट ने उसको देखा। शायद उनकी पार की नजर सोबराज को पहचान गई। इस बीच में एक लोकल अखबार के सलाहकार की नजर भी सोबराज पर पड़ी। उसको भी शक हुआ ये तो सोबराज है और नेपाल में हत्या के मामले में उसकी पुलिस को तलाश है। उसने डिप्लोमेट को संपर्क किया और कहा कि अगर आपको यकीन हो जाए कि ये चार्ल्स सोबराज है तो इसको पकड़ा जा सकता है। डिप्लोमेट एस रमेश और द हिमालय टाइम्स के सलाहकार जोसेफ नाथन की माने तो जब सोबराज को कैसीनो में देखा गया तो उसका हुलिया बिल्कुल अलग था। हालांकि वो गंजा हो चुका था और 2003 तक उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। जब उनको यकीन हो गया कि ये चार्ल्स सोबराज ही है तो फिर नेपाल पुलिस को सूचना दी। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन नेपाल के अखबार में सबसे बड़ी खबर। 2003 में नेपाल में गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स सोबराज पर 1975 में हुई हत्या के मामले में सुनवाई शुरू। कोर्ट में ट्रायल जारी था। चार्ल्स सोबराज अपने को लगातार निर्दोष बताता रहा। उसका कहना था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। नेपाल की कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन 2004 में उसको दोषी करार दिया है। उसने उसके खिलाफ अपनी अर्जी डाली। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2010 को उसकी उम्र कैद की सजा को कंफर्म कर दिया और उसकी अर्जी को निरस्त कर दिया। सोबराज नेपाल की जेल बंद रहा, लेकिन इस दौरान एक खास बात हुई। 21 साल की लड़की ने दावा किया, जिसका नाम निहता विश्वास था, कि उसने सोबराज से जेल में शादी कर दी है, लिहाजा उसकी सजा को कम किया जाए या तो उसको रिहा किया जाए। हालांकि कोर्ट से उसको इसका कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन 2008 में निहता विश्वास ने जब उसकी शादी हुई तब चार्ल्स सोबराज 64 साल का था और निहता की उम्र मात्र 21 साल थी। निहता कहना था कि वो लगातार चार्ल्स सोबराज को फॉलो कर रही थी। वो पेशे से वकील है और चार्ल्स सोबराज से प्यार करती है। हम चार्ल्स सोबराज की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि चार्ल्स ने 1963 से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। तब उसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके अपराध जगत में आने के पीछे जो उसके नजदीकी लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको अपने पिता के प्रति नफरत ने अपराध की दुनिया में जाने को मजबूर किया। दरअसल चार्ल्स की माँ वियतनामी थी और उसके पिता भारतीय नागरिक थे। दोनों में अलगाव के बाद उसके पिता ने चार्ल्स को अपनाने से इनकार कर दिया। चार्ल्स के मन में अपने पिता के प्रति नफरत इतनी गहरी थी कि उसने एक बार लिखा कि वो अपने पिता को खेद व्यक्त करने पर मजबूर कर देगा। चार्ल्स ने शुरुआत चोरी से की, लेकिन धीरे धीरे वो लूटपाट भी करने लगा। चार्ल्स आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था और जल्दी ही लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता था। यही वजह थी कि उसने 10 से ज्यादा लड़कियों के अलग अलग देशों में कत्ल किए। वो अपने जाल में पहले लड़कियों को फंसाता, फिर उनके साथ नशा करता और अपनी मनमानी करने के बाद उनका कत्ल कर देता। कई लड़कियों की लाशें बिकनी में पाई गई। लगातार कई महिलाओं की हत्या के बाद उसको बिकनी किलर का नाम दिया गया। 1972 से 1982 के बीच चार्ल्स सोबराज पर 20 से ज्यादा हत्याओं के मामले दर्ज थे। खास बात ये थी कि उसकी प्रेमिका मुंबई में भी रहती थी, जिसके साथ मिलकर उसने कई लोगों की हत्याएं की, खासकर कई महिला मित्रों जिनको उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया था। कई के साथ उसने
रेप भी किया और उनको जलाकर मारा या ड्रग्स देकर या गला दबाकर चार्ल्स पर मारने का आरोप लगा था। हर हत्या के बाद चार्ल्स फरार हो गया और पुलिस के हाथ नहीं आया। वैसे तो चार्ल्स सोबराज के बारे में बहुत सी बातें अपराध जगत कही जाती है, लेकिन एक खास बात जो खुद चार्ल्स सोबराज कहता है वो ये कि जब तक उसके पास किसी भी व्यक्ति से बात करने का मौका है वो उनको अच्छे से बहला फुसला सकता है और अपने जाल में फांस सकता है। चार्ल्स के बारे में दुनिया भर में उत्सुकता हमेशा रही। उसको लेकर मैं और चार्ल्स नाम की एक फिल्म भी हिंदी में बनाई थी जिसमें चार्ल्स सोबराज का किरदार रणदीप हुड्डा ने निभाया था। इसके अलावा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर भी उसकी वेब सीरीज रिलीज हुई है। इसके अलावा भी कई फिल्में, सीरियल और वेब सीरीज चार्ल्स सोबराज के बारे में बनाई जा चुकी है। चार्ल्स सोबराज की कहानी, उसकी जिंदगी, तमाम रहस्य और रोमांच लिए। चार्ल्स सोबराज के बारे में हमने आपको बहुत सी बातें बताई। अभी उसके बारे में इतनी बातें नहीं बता पाए कि अगर हम उनको बताने लग जाएं तो घंटों लग जाएंगे। चार्ल्स को लेकर हमेशा न केवल अपराध जगत, पुलिस, मीडिया जगत बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड तक में भी उत्सुकता कायम रही। चार्ल्स सोबराज को लेकर हमेशा एक उत्सुकता जगी रही कि उसका अगला कदम क्या होगा, कब वो फरारी के बाद गिरफ्तार होगा और गिरफ्तारी के बाद कब वो रिहा होगा। फिल्म डॉन में जो डायलॉग था कि डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल ये डायलॉग चार्ल्स सोबराज की कहानी से प्रेरित था। चार्ल्स सोबराज की कहानी को लेकर रणदीप हुड्डा को लेकर मैं और चार्ल्स नाम की हिंदी में फिल्म भारत में बनाई। इसके अलावा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर भी उसकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। फ्रांस और कई देशों में सोबराज की कहानी को लेकर भी कई फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरियल बन चुकी है। दरअसल चार्ल्स सोबराज की कहानी है ही ऐसी। उसके कई कहे अनकहे किस्सों को हमने आपके साथ साझा किया, लेकिन अभी आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि चार्ल्स सोबराज है कहाँ, वो जिंदा भी है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि 77 साल की उम्र में चार्ल्स सोबराज अभी भी जिंदा है और इस समय नेपाल की जेल में बंद है। वो नेपाल के एक कानून का लाभ लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाकर रिहा होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी कैदी की उम्र 70 साल से ज्यादा है और उसका आचरण अच्छा है तो नेपाल में उसको रिहा किया जा सकता है। लेकिन उसके कारनामे ऐसे हैं जिसको लेकर अभी तक नेपाल की कोर्ट ने उसकी रिहाई पर कोई आदेश नहीं दिया है। चार्ल्स सोबराज फिलहाल नेपाल जेल में ही है। उसको हार्ट की बीमारी बताई जाती है जिससे वो जूझ रहा है। चार्ल्स सोबराज का चरित्र कैसा भी हो, लेकिन उसके चाहने वालों को कोई कमी नहीं। उसके इन्हीं किस्सों के साथ आज हम लेते हैं आपसे विदा। दास्ताने जुर्म की अगली कड़ी में ऐसी ही कोई एक कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ। नमस्कार।